हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। पिछले हमने अपने संविधान सभा और उस संविधान के निर्माण से संबंधित जो व्याख्यान थे उसमें हमने कुछ बातें बताई थी। संविधान को संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसके गठन से संबंधित कुछ बुनियादी बातों को हमने बताया था और संविधान की कार्यवाही के प्रारंभ होने से संबंधित कुछ प्रारंभिक तिथियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी के आगे की श्रृंखला में हम देखते हैं कि जैसा कि देश का विभाजन होता है, विभाजन होने के पश्चात संविधान सभा में खास करके जो प्रतिनिधियों की संख्या थी उसमें काफ़ी उथल पुथल होती है। उसके पश्चात पुनः उसकी कार्यवाही आगे बढ़ती है। आइए उसके आगे हम विचार करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और कार्यवाही प्रारंभ होती है। क्रमशः आगे बढ़ने के पश्चात देश का विभाजन होता है। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, इस योजना के अनुसार भारतीयों के शक्ति अंतरण हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्थान पे भारत, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जैसा कि वर्णित था, उसकी जगह ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ले लेता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 से भारत की जगह अब 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित होते हैं। भारत और पाकिस्तान, ये दोनों अस्तित्व में आते हैं। पुनः संविधान सभा की स्थिति में भी परिवर्तन आता है। संविधान सभा अब एक स्वतंत्र संप्रभु निकाय बन गई, फुल्ली सॉवरेन बॉडी हो गई। कैबिनेट के बंधनों से अब ये पूर्णतः मुक्त हो गई। कहने का मतलब, अब जो संविधान सभा थी, अब जो भारतीय थे स्वयं अपना कानून बना सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी कानून को बनाने, उसे समाप्त करने का अधिकार भारतीयों को दे दिया। दूसरा परिवर्तन जो हुआ, यह जो संविधान सभा थी, अब ये एक विधायिका का भी कार्य किया। इसने एक अंतरिम संसद का निर्वहन किया। इसने यह स्थिति इसकी तब तक बनी रही जब तक प्रथम आम चुनाव के पश्चात, प्रथम आम चुनाव के पश्चात संसद अपने दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में नहीं आ गई। बहरहाल ये इस तरह के कुछ परिवर्तन हमारे होते हैं। पुनः जो संविधान सभा में जो इनकी वास्तविक सदस्य संख्या थी, उसमें परिवर्तन आ गया। जो सदस्य पाकिस्तान वाले क्षेत्र से चुन करके आए थे, अब वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। संविधान सभा की जो वास्तविक सदस्य संख्या थी वह 299 रह गई। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था, कुल 389 सदस्य थे। जो सीटें एलोकेट की गई थी, जो प्रतिनिधियों की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, वो 389 थी, जैसा कि घट करके 299 रह गया। इसमें भी
जो स्वतंत्र ब्रिटिश प्रांत थे, जो इनमें भी जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे, उनकी संख्या 229 रह गई, जैसा कि पहले 296 थी। वहीं देशी रियासतों को जो 93 सीटें इनको आवंटित थीं, उनकी संख्या घट करके 70 हो गई। इस तरह इन प्रतिनिधियों की संख्या में एक काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया। पुनः इस उथल पुथल के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, उसकी रीअसेंबलिंग होती है और इस पुनर्गठन के पश्चात कार्रवाई को फिर से प्रारंभ की जाती है। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे ये अपना कार्य को आगे बढ़ाया, इसकी कामकाज की शैली क्या थी, देखते हैं। आइए देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में। जो इसकी कार्यप्रणाली थी, जो कामकाज की इसकी शैली थी, संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़ी हुई कुछ कमिटियां थीं। इन कमिटियों का निर्माण किया गया, समितियां बनाई गई। कुछ समितियों को देखते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं। इनके अलावे भी कई समितियां थीं। कुछ मुख्य समितियां थीं, कुछ माइनर कमिटीज़ थीं। इन समितियों में संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, राष्ट्रध्वज से संबंधित एक एडहॉक कमेटी थी जिनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वहीं प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं एक प्रारूप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन समितियों की अध्यक्षता जो किए थे आमतौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने किया था। इनके विचार आमतौर पे हर बात पे एक दूसरे से भिन्नता रखते थे। जहां अंबेडकर कांग्रेस एवं नेहरू के कड़े आलोचक थे, उन पे अनुसूचित जातियों के हितों में कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं नेहरू एवं पटेल में भी काफ़ी वैचारिक असहमति थी। फिर भी इन लोगों ने साथ साथ काम किया। यहाँ ये बात थोड़ा जान लेना उचित होगा कि जो इनकी वैचारिक असहमति थी वो व्यक्तिगत दुर्भावनाओं से ग्रसित नहीं थी, बल्कि उनके वैध सैद्धांतिक अधिकार थे। जैसे शासन के स्वरूप को लेकर केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाए, विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया जाए, राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर के, संविधान के द्वारा संपत्ति के अधिकारों की रक्षा को लेकर के आदि जैसे प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं आज के एक आधुनिक राज्य के निर्माण की महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक प्रश्न ऐसा था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया था और वो था सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसमें एक निश्चित उम्र के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। बहरहाल हम देखते हैं ये जो समितियां थीं, इन समितियों ने संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया। इन प्रारूपों पे कई कई दौर की चर्चाएं हुई। जैसा कि आप जानते हैं संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। इन लगभग 3 वर्षों की अवधि में
11 सत्र आयोजित हुए, 165 दिनों तक बैठकें चली, सभा में पेश हर शब्द, हर कही एक बात को रिकॉर्ड किया गया, उसे संभाल करके इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। ये डिबेट्स इन प्रावधानों के पीछे की सोच एवं तर्क को बताते हैं। इन डिबेट्स से संबंधित दस्तावेजों का प्रयोग आज भी संविधान की व्याख्या करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं संविधान के जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान के जो प्रथम प्रारूप था, जो मूल प्रारूप था, इन्होंने ही उसको बनाया। इसी मूल प्रारूप पे विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप या मसौदा रखा गया, तैयार किया गया। थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं प्रारूप समिति पे। जो भी समितियां बनी थी संविधान निर्माण के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कार्य वही था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान व्यक्ति थे, अपने प्रभावी एवं तर्कपूर्ण दलीलों के लिए ये जाने जाते हैं। विधि विशेषज्ञ थे, संविधान का निर्माता इनको बोला जाता है, आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। यह जो प्रारूप समिति थी, इसने अपना प्रथम प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार किया और उसको प्रकाशित किया। पुनः कुछ संशोधनों परिमार्जनों के पश्चात अंतिम रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सभा के समक्ष इस प्रारूप पे विचार हेतु अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। इस तिथि को संविधान सभा में संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इसकी प्रथम वाचन होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक 6 दिनों तक इस पे आम चर्चा हुई। पुनः दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान के इस प्रारूप के इस पे खंडवार विचार किया गया, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए। तीसरी और अंतिम बार जो थर्ड और फाइनल रीडिंग थी इसकी, जो संविधान निर्माण की अंतिम अवस्था थी, वह 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली। इस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान का निर्माण किया, रीडिंग को समाप्त किया। यह जो वाचन था इस तिथि को समाप्त हुई, और यह जो तिथि है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित आत्मर्पित किया गया। पुनः लागू होने से 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950
सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से इस संविधान पे अपने हस्ताक्षर किए। पुनः 2 दिनों के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, प्रभाव में आया। यह जो 26 जनवरी था, इस तिथि का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया था इसी 26 जनवरी को। इसी दिन के प्रतीक के रूप में आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां ध्यान देने की बात है, 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बना था, कुछ प्रावधान इसी तिथि को लागू कर दिए गए, तुरंत उसको प्रभाव में ला दिया गया। जैसे नागरिकता से संबंधित प्रावधान को, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 5 से 11 तक अनुच्छेद इस नागरिकता को समर्पित हैं। 5 से 9 तक अनुच्छेदों को इसी तिथि को लागू कर दिया गया। इससे पूर्व, इस तिथि से पूर्व, 26 नवंबर 1949 से पूर्व भारतीय नागरिकता की कोई संकल्पना नहीं थी। जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे, क्राउन के अधीन थे, ब्रिटिश प्रजा थे, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का प्रावधान था। जो देसी रियासतों के तहत लोग थे, वो ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्ति का उनको दर्जा प्राप्त था। इसी तरह निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को, जैसा कि आप जानते हैं कि मताधिकार सबके लिए नहीं था। अंतरिम संसद का गठन, जैसा कि हम अभी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद का भी कार्य किया। बाकी प्रावधान को संविधान के लागू होने के पश्चात, जिस दिन संविधान प्रभाव में आया, उसके बाद से बाकी प्रावधान को लागू कर दिया गया। यहां कुछ महत्वपूर्ण 2 तथ्यों पे हम प्रकाश डालेंगे। जब संविधान बना, इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेदों की संख्या, जो मूल अनुच्छेद हैं, आज भी 395 ही बने हुए हैं। यद्यपि तमाम संशोधनों के द्वारा नए अनुच्छेदों को इसमें जोड़े भी गए और घटाए भी गए, लेकिन जो मूल अनुच्छेद की जो संख्या है, आज भी 395 ही बनी हुई है। भाग भी पूर्ववत ही है। वहीं जो अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी, वो बढ़ करके इस समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं। दूसरी चीज, जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। इसके हिंदी प्राधिकृत पाठ को 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 394 क के तहत रखा गया है। तो ये था हमारा संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित, उसकी कामकाज से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में। ये था हमारे संविधान से संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित कुछ हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कुछ बिंदु थे, जिनकी हमने अभी तक चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।